अब ये तो फोर्स वाला क्वेश्चन था, कल जो मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन, उसी को डिस्कस किया है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। सेम प्रोसेस होगा, बस उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो +1 कूलम्ब चार्ज पर कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बेटा हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर x की जो पावर होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और नीचे जो ये पावर होगी उसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया। अब ये n+1 नीचे से डिवाइड -2, अब ये -2 + 1 -1, और ये -1 से डिवाइड किया, इसका मतलब माइनस, और ये आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, -x की पावर -1, है ना। x की पावर -1 जब ये अपॉन में करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी हम पावर को अपॉन से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो भी साइन चेंज होता है, ठीक है। ठीक, और कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ due to continuous charge distribution. Charge distribution. Continuous charge distribution. अभी देखिए हम लोग एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। A linear charge distribution of length L having charge density lambda, charge per unit length is lambda. A linear charge distribution इसमें इनफाइनाइट मान लेते हैं हम L लेंथ का ही लेते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ L having charge per unit length lambda, charge per unit length लैम्डा, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इनफाइनाइट वाला बाद में देखेंगे, पहले लैम्डा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at a distance x from center, x from center along axis। देखिए ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लेंथ है L, इसका लेंथ कितना है L। अभी हमने इसमें लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने क्यों नहीं दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ डायरेक्ट दे दिया, पर यूनिट लेंथ। तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर आपको निकालना है क्या, x डिस्टेंस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसे x ना ले, इसे a कर लेते हैं। हाँ हमने x लिया क्या? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस x में a कर, नहीं तो x हमारा वेरिएबल रहेगा ना। तो अभी देखिए कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है। हम पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो इसे पॉइंट चार्ज लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। क्यों भाई? dx ले, इसमें बेटा dq कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, लैम्डा इंटू dx। हमने यहाँ पर लैम्डा चार्ज पर इंटेंट ले ही लिया है, ठीक है ना, क्यों नहीं दिया, लैम्डा ही ले लिया, पहले ही से ले लिया, ठीक है ना। तो ये dq हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। क्या था, या तो 1 कूलम का चार्ज रख दो, तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो डी आएगा। डी किस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, कितना होगा बेटा, 1 अपॉन डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना, डी क्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस तरह के छोटे छोटे जो होंगे सबकी डायरेक्शन सेम होगी, हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऐड करेंगे। कहां से कहां तक ऐड करेंगे, अब देखो x में लिमिट आपको जहां से चार्ज स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, a माइनस एल बाई 2, इट इज l बाई 2। बोलो भाई, आधा कितना होगा, l बाई 2, और a इतना पूरा है, तो इसमें में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एल बाई 2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहां तक a है, l बाई 2 ऐड कर दो, a प्लस एल बाई। ये लिमिट आपको समझ में आ रही है, जहां से हमारा dq चार्ज शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ भाई हमने x पर लिया, लेकिन यहाँ पर एक dq होगा, फिर dq पॉइंट चार्ज बना के हम सबको ऐड करेंगे, है ना। तो dq कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट में x कितना है, a तो पूरा था, इससे l बाई 2 हटा दिया, है ना। और कहां तक खत्म हो रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ हमें x इज इक्वल टू a माइनस एल बाई 2 और x इज इक्वल टू a प्लस एल बाई 2, यू अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू e नेट, ठीक है। तो अब बस इंटीग्रेशन वही है, 1 अपॉन एक्स dx आएगा, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। ये है a माइनस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2। बाकी आप कर लेंगे, कांस्टेंट सब बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर का अभी अभी बताया मैंने, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज का जो इन्फ्लुएंस स्पेस होता है, जहां पर वो चार्ज अपना इफेक्ट दिखाता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज का जो फील्ड होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, वो इसकी फील्ड होगी। तो अभी अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q रखा है, तो अभी इस स्मॉल q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, ये स्मॉल q चार्ज इस चार्ज से r सेपरेशन है, तो इस पर फोर्स लगेगा। हम लोग कूलॉम फोर्स जानते हैं, तो कूलॉम फोर्स बेटा कितना होगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4
पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब ये फोर्स अप टू इन्फिनिटी तक लगेगा, कितना भी आर ज्यादा होगा फोर्स का अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंफिनिटी तक इस पर फोर्स लगेगा। अब ये आर जब आपका इंफिनिटी होगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर हम इंफिनिटी को इक्वल नहीं कभी लिखते हैं, क्योंकि इंफिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम लोग टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करते हैं। तो उस समय हमारा कूलम्ब फोर्स क्या होगा, कूलम्ब फोर्स टेंडिंग टू 0 होगा। इसका मतलब इंफिनिटी के पहले कोई भी पॉइंट होगा वहां पर कुछ ना कुछ कूलम्ब फोर्स होगा। इस क्यू चार्ज का फील्ड अप टू इंफिनिटी तक होगा, कहीं पर भी कोई दूसरा चार्ज होगा वो चार्ज इसके इन्फ्लुएंस को फील करेगा, इसके इफेक्ट को फील करेगा, ठीक है। जब एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इंफिनिटी है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो इनफाइनाइट चार्जेस होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस होंगे। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या आपका स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्जेस का ग्रुप, है ना, और वो ग्रुप चार्जेस का लीनियरली भी हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है, एक प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो हमें पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इंफिनिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन where another charge experience a force. Understand? अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इंफिनिटी है, लेकिन किस पॉइंट पर ज्यादा है, कितना इफेक्ट है, उसका मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हम लोग शॉर्ट में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसे हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एनसीईआरटी में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, लेकिन बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं उसमें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे स्पेस में अप टू इंफिनिटी तक होती है। अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा, और हम लोग अपने एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो इफेक्ट है उसका मेजरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहां पर अगर कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे हमें इसके इफेक्ट का मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट मतलब कैसा इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट, r डिस्टेंस पर ये कितना इफेक्ट शो करता है, और इफेक्ट को हम फोर्स से मेजर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, क्यू टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज है जिससे हम यहाँ पर इसका इफेक्ट मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जितना फोर्स इस पर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, देखिए कूलम्ब फोर्स होगा इस पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये जो
फोर्स लग रहा है, ये क्यू चार्ज पर लग रहा है। और हम जब स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो हम यूनिट चार्ज पर मेजर करेंगे। तो क्यू चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, अगर ये 1 कूलम्ब चार्ज होता तब कितना फोर्स लगता, तब जो फोर्स लगेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है चार्ज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E = F/Q, क्योंकि हमने अपना टेस्ट चार्ज लिया है Q कूलम्ब का, तो हम Q से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी तो फोर्स ही है। ये फोर्स किस पर है, 1 कूलम्ब की चार्ज। तो इसका और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है ना। अगर हम फोर्स देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, F = Q × E। अंडरस्टैंड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हम लोग F की वैल्यू रख देते हैं, तो E कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहां पर देखिए टेस्ट चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर हम टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब का ले लेते, एक Q से Q कैंसिल हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया, तो केवल Q बचा। F/Q है ना, F का वैल्यू हमने रख दिया और अपॉन Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, राइट डाउन डेफिनेशन लिख लो। फोर्स on unit positive charge at any point is known as electric field strength of that point. Electric field strength of that point. अब देखिए इसके नीचे एक बात और लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of electric field strength is same as direction of force on unit positive charge. पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने निकाला। इस पर ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और कितना होगा, E = 1/4, बोलो भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, और डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से है, इट इज पॉइंट चार्ज। कूलम्ब फोर्स इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्ब फोर्स किसके लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कई सारे चार्जेस हो,
डिस्क्रीट चार्जेस हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग फोर्स निकालते थे, ठीक है ना। अगर कई सारे चार्जेस हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा वहां पर हम क्या रख देंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर कई सारे चार्ज हैं, जैसे दो चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू चार्ज और दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, ये L सेपरेशन पर है, ठीक है ना। हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसकी प्लस क्यू से सेपरेशन L है और माइनस क्यू से सेपरेशन भी L है, ठीक है। तो हम क्या करें? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम P पॉइंट पर +1 कूलम का चार्ज रखते हैं। क्या करें? बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो फिर नहीं सीखोगे। +1 कूलम का चार्ज यहाँ एज्यूम कर ले। जब भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको निकालनी हो तो वहां पर आप +1 कूलम का चार्ज, टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। +1 कूलम का टेस्ट चार्ज एज्यूम करने से क्या फायदा होगा? Q से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। और अगर Q चार्ज एज्यूम करेंगे टेस्ट चार्ज, तो वहां पर हमें Q से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि E क्या होता है? E होता है F/Q। तो जब Q हमारा 1 कूलम है तो जो फोर्स होगा वही हमारा है। तो अगर Q हमारा 1 कूलम होगा तो F/1 मतलब फोर्स के बराबर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बेटर ये है कि हम Q चार्ज क्यों लें? 1 कूलम का चार्ज ले लें। तो यहां पर 1 कूलम के चार्ज पर अब ये प्लस है, तो प्लस क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स देगा। प्लस प्लस सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं को, तो यहां पर ये रिपेल करेगा और ये क्या होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो 1/4 sin naught Q/L²। L हमने लिया है ना। और यहां पर बेटा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये +1 कूलम और ये अट्रैक्ट करेगा, अंदर की ओर होगा। कितना होगा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L²। बोलो, क्या इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं, वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, है ना। स्केलर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये फोर्सेस है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, तो इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। फिर क्या करें? मैग्नीट्यूड तो बेटा ये आ गया सर, इसका डिवाइड ना 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 ना, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इक्वेशन बना लेना। इक्वेशन भी बना सकते हैं और हमें वेक्टर एडिशन भी पता है। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट बेटा क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये वेक्टर एडिशन है। तो यहां पर थीटा कितना होगा? इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 90 नहीं होगा, ये 60 होगा, ये 180 होता है, कितना होगा? 120, है ना। तो अभी बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा इसको हम लोग E ले लेते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं? E। इसकी वैल्यू को हम लोग E बोल देते हैं, ये भी E होगा, है ना, सेम ही है। तो अभी इसका नेट कितना होगा? E नेट। E नेट कितना होगा? √, बोलो बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। हमारा एक वेक्टर E है और दूसरा भी E है, तो क्या होगा? ना 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 ना, E² + E²। A भी E है और B भी E है ना, प्लस
2e इंटू ई और cos 120, इसके बीच का एंगल 120 है। हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं ना। वो तो क्या था, 60 था, एक लाइन पे 180 एंगल होता है, तो ये 60 है, ये 120, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ये ई स्क्वायर हो जाएगा 2e स्क्वायर। अब cos 120 के कैसे कैलकुलेट करोगे? cos 120 क्या होता है? cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। हाँ, cos 120 सर हमेशा 90 में ब्रेक किया करो। cos 90 प्लस cos 30 ESTC आपने पढ़ा होगा 10th में। 90 में क्या होता है, अगर cos आपको निकालना है, cos 120 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, cos 90 प्लस 30, है ना, ऐसे करते। अब cos में क्या होगा, cos में sin हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos sin में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है ना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, sin में चेंज हो, बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 और ये है 180 270। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव ASTC ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सब पॉजिटिव होंगे। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है ना, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहां पर ये कॉसेक इज नेगेटिव 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना, तो ये माइनस साइन हो गया। अब 90 में इसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, है ना, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। याद आया कुछ पुराना 10th का? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साइन और 30। याद आया भाई, याद आया, ठीक है ना। साइन 30 कितना होता है, -1/2, साइन 30 होता है 1/2। तो ये आ जाएगा कितना, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस ई स्क्वायर से एक ई स्क्वायर चला जाएगा। हाँ ठीक है, ये माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, अब ई स्क्वायर का अंडर रूट ई ही आएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी इसके बराबर है, जो नेट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, Q/n। बोलो, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नोट कर ऐसा नहीं तो ना। ये तो हमने डेरिवेशन मतलब कराया है, 2 चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया। जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो हर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर एडिशन करेंगे, है ना। मतलब मैंने ये बताया कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये आई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग, इट इज अ फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो 1 कूलम चार्ज रख दो और उस पर फोर्स निकालो, जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कई सारे चार्जेस होंगे तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उन्हें डायरेक्टली ऐड मत करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्टली ऐड नहीं होगी, उसे वेक्टर की तरह आपको ऐड करना, ठीक है। देखो आप यहाँ पर 2 चार्जेस के अलावा 4, 5, 6 चार्जेस भी हो सकते हैं, तरीका यही होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप करें बेटा, देखिए अगर मान लीजिए हमारे चार्जेस
स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है, स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है a और इस पर चार्ज है आपका +2 कूलम। ठीक है, इस पर चार्ज है -2 कूलम, इस पर चार्ज है +2 कूलम और इस पर चार्ज है -2 कूलम और हम इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? There are 4 charges which are placed at the corner of a square having side length a. One charge is +2, other is -2, +2, -2. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, किस पॉइंट पर? सेंटर पर। इस पॉइंट पर हम लोग +1 कूलम का चार्ज एज्यूम कर लेंगे। होता नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है क्या? ये चारों चार्जेस का जो इफेक्ट है पी पर, वही हमें निकालना। तो इफेक्ट को किस सेंस में निकालते हैं? फोर्स के सेंस पर। किस पर फोर्स? +1 कूलम के। आप चाहे तो क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, आप टेस्ट चार्ज कुछ भी ले लीजिए, लेकिन फिर क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम +1 कूलम चार्ज ले लें, तो जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ पर +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अभी +1 कूलम चार्ज इस पर होगा, तो ये वाला चार्ज बेटा इस पी को हम रब करना है क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, पॉइंट पी है। अभी क्या होगा कि यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, आउटवर्ड। सेम टाइप चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये लगेगा आउटवर्ड। ठीक है, इसको हम लोग ई बोल देते हैं। सारे की डिस्टेंसेस सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सब सेम ही आएगा। ई की वैल्यू कितना होगा? बोलो भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q is 2y और वो तो 1 है, तो इंटू 1 सब 2 ही रहेगा अपॉन ये डिस्टेंस। हाउ मच? ये डायगोनल के स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड लेंथ इज a। बोलो कितना होगा? a√2 है ना? कैसे आता है? इसको आप मिलाइए, ये पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री होगा, ये तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? a² + a² = दिस, है ना? तो यहाँ पे डायगोनल को अगर x मान ले, दिस होल डायगोनल इज x, तो ये क्या हो जाएगा? x² = दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, a² + a², तो ये आ जाएगा 2a²। x कितना आ जाएगा? √2a। अब ये पूरा डायगोनल ये आया है, तो यहाँ पर ये a b c d बोल देते हैं, तो AP कितना हो जाएगा? AP हो जाएगा x का हाफ। मिड पॉइंट है ना इसका, बोलो भाई सेंटर है, तो ax कितना है? √2a/2, तो √2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे √2 आ जाएगा, है ना? इसको आप √2 × √2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a/√2। बात समझ में आई? अभी यहां पर क्या लिखना है? AP का स्क्वायर, सेपरेशन AP है, तो AP का स्क्वायर। AP बेटा कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/a/√2 का स्क्वायर। बोलो है ना? √2 का स्क्वायर मतलब 2, और तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/a², और ये 4 हो गया, ये 2 और ये 2। नहीं 4 से काटना नहीं, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू मुझे पता है 9 × 10⁻⁹, कैंसिल कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पर -2 की वजह से बेटा किधर होगा? ये प्लस है और वो नहीं, ये भी वही माने थे ना। ये इसके इस पर ध्यान देना। हमें तो
टेस्ट चार्ज। होगा। हाँ तो इन्वर्स हो जाएगा ये, और मैग्नीट्यूड मेरे हिसाब से ई रहेगा, क्यों सब कुछ सेम है ना। इधर बेटा क्या होगा, इस +2 की वजह से रिपल हो जाएगा, रिपेल करेगा, इधर चला जाएगा, है ना। और इस -2 की वजह से अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा। तो ये सब तो कैंसिल हो गए, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको। इक्वल वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना सब कैलकुलेट किया, इसका कोई फायदा नहीं, ना भी करते तो भी काम बन जाता, लेकिन हमें तो सीखना था, ठीक है। ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा 0। डू अंडरस्टैंड? वेक्टर से ऐसा कैलकुलेट ना कर 0 लिख दे तो हाँ कोई बात नहीं, लेकिन बेटा पहले आपको कैसे समझ में आएगा कि ये बराबर है? पेपर में मतलब हाँ पेपर जब आप सीख जाओगे तब तो आप समझ लोगे कि हम बाद में करते, पहले देख लेते हैं किधर है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधे 0 लिख देते हैं, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल 2, कहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, three equal charges which are placed at the vertices of equilateral triangle having side length a. इसका साइड लेंथ a है, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर सेम। इस पर हमने q चार्ज रखा, इस पर भी +q चार्ज, ऑल आर सेम, इस पर भी +q चार्ज। इसके सेंटर पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P कितना होगा? 0 होगा, सिमेट्री से 0 होगा, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना, कैसे 0 होगा। ठीक है, ये बात सही है, बहुत अच्छा कॉमन सेंस आपने लगाया, सिमेट्री है इसलिए 0 होगा। देखो बेटा कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये +q चार्ज, यहाँ पर +1 कूलम का टेस्ट चार्ज ले लेंगे, बना लेंगे। हाँ क्या बेटा, ट्रायंगल बना लेंगे। हाँ ये इसकी वजह से क्या होगा, +1 इधर की ओर e होगा। अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इसकी वजह से भी किधर होगा, इधर की ओर e होगा। इसकी वजह से भी इधर की ओर e होगा। अब ये बताओ, ये तीनों e है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। कैसे पता 120 है? तो सर एक लाइन पे है, हाँ इधर वाला 60 हो जाएगा। ये लाइन नहीं, ये जो सर्कल है 360 का 3 में डिवाइड हो गया है। सर्कल में 360 का है 3 में डिवाइड, लेकिन इनका रिजल्टेंट कैसे 0 हो गया? जल्दी बोलो। आप तो रिपल कर रहा है ना, लेकिन बेटा रिपल कर रहा है, लेकिन ये आमने सामने थोड़ा ना है। आमने सामने होते जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ ये तय है, आपने आंसर सही बताया, उसमें कोई शक नहीं है। ये नेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कैसे 0 हुआ? यहाँ पर तो एक ये क्या 120 इसके लिए एक लामीज थ्योरम होती है ना? हाँ लामीज थ्योरम, इसको आपको देखना है। लामीज ये बहुत काम करती है, बहुत बड़े कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देती है। लामीज थ्योरम क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनो। लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर इक्वल फोर्सेस, these are forces on one coulomb charge, electric field strength is force on one coulomb charge, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसीलिए यूनिट पता क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। 1 कूलम चार्ज पर है ना, तो इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है कि लामीज थ्योरम ये कहती है कि अगर n वेक्टर किसी प्लेन में लग रहे हो और सबके बीच का एंगल सेम, यहां पर F फोर्स लग रहा है, ये F फोर्स लग रहा है, ये F फोर्स लग रहा है, F फोर्स ये लग रहा है, एंड सो ऑन, है ना। अब क्या है, इन सभी के बीच का एंगल सेम है,
थीटा सबका सेम है और फोर्सेस भी सेम है, तो उनका नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। इफ इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड एट ए पॉइंट इन ए प्लेन विथ सेम एंगल, देन नेट रिजल्टेंट शुड बी 0। ठीक है ना, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो कैंसिल कर रहा है, नहीं, these three forces are equal and on angle are same, so therefore net resultant should be 0। इस बात को आप लिख सकते हैं। if n vectors are applied at a point with at a point in a plane, in plane with same angle, then net resultant is 0। is 0। ये लामिस इसीलिए यहां पर ई नेट 0। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी लामिस थ्योरम के एप्लीकेशन पर देख लेते हैं। कब करें अगर यहां पर एक हेक्सागन के कॉर्नर पर या पेंटागन ले लेते हैं, हेक्सागन में तो कैंसिल होगा, पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन जानते हैं ना, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है? जिसकी सारी साइड सेम हो और 5 रेगुलर पेंटागन। इस रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और आपसे कहें कि इस सेंटर, इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो जो भी ई आएंगे वो सब इक्वली इंक्लाइंड होंगे, सबके बीच का एंगल से, क्योंकि इस साइड सेम है ना। रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन मतलब इस साइड इज सेम। ठीक है, तो यहां पर इसके भी इधर की ओर आएगा, पॉजिटिव है रिपल्सिव, ये आएगा इधर की ओर आगे, है ना, ये आएगा इधर की ओर, और इसकी वजह से आएगा इधर की ओर, और इसकी वजह से आएगा इधर। ये जो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इनके बीच का एंगल सेम होगा, इसलिए ई नेट 0। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और कोई लामिस थ्योरम ना जानता हो तो इसे कभी कर नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच का एंगल 72 आता है। 360/5 कितना हो जाएगा? एंगल जो थीटा होगा वो कितना होगा? 360/5। मेरे हिसाब से 72 आने चाहिए, 72, और 72 एंगल की वैल्यू cos 72 की वैल्यू किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना, 72। ठीक है, इसी तरह से जब भी कभी सिमेट्रिकल वाला आपको चार्जेस सिस्टम मिलेगा तो वहां लामिस थ्योरम से ई नेट आप 0 देंगे। ठीक है ना, अभी बोर्ड में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता तो वहां तो बबल भरना, वहां क्या लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है ना, इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत अच्छे से हम लोग यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। थ्योरम ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से अलग नहीं है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा क्या है? देखिए भाई, सुपरपोजिशन थ्योरम पहले समझ लो। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है?
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मल्टीपल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होती है। मतलब सारे चार्जेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मल्टीपल चार्जेस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, किस नाम से दी है? यही सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से अभी दिखा देंगे आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, net electric field due to multiple charges is vector sum of electric field of individual charges. Individual charges. इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? अगर कोई आपसे ये कहे कि यहां पर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, और इस रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पर चार्जेस रखें इक्वल, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। एक यहां पर चार्ज नहीं है, केवल 5 चार्जेस रखे हैं। तो आप बताइए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो चुटकियों में हो जाएगा, और अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, इस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है ना? इस ये क्वेश्चन बहुत टफ। अब आप कहेंगे सर कैसे? हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो सारे चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी उसका वेक्टर सम नेट होता है। तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज जब होता, अगर होता है नहीं, अगर होता तो ई नेट 0 होता। क्यों भाई? अगर यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज होता तो ई नेट कितना होता? 0 होता। अभी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस 0 में से सबट्रैक्ट हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझो। देखो हम इस बात को ऐसे समझें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इसकी इलेक्ट्रिक इस P पॉइंट पे, इसका सम क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये हो जाएगा सारे जगह। ये हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो कहता है कि यहां पर भी क्यू चार्ज हो, यहां क्यू 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 इस ऊपर। भाई हमने क्या किया, ये और इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, है ना? पॉइंट आउट। तो यहां पर तो हमें पता है ई नेट कितना है? 0। इसका तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, एक ही चार्ज है, कितना आएगा? 1/4 इसमें साइड लेंथ जितनी होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 120। ये 120 होता है 60 और 60 इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा, है ना?
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर होगी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं, हमने कहा E है ना। अब जीरो इसका ये 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर प्लस E। इन दोनों का हमें E तो निकालना है, इसी की तो निकालनी है, इसको इधर क्यों भाई, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्यों भाई, है ना। E कितना हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। देखो कितनी आसानी से निकल गया। हमें पता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया हर चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल निकाल के आप ऐड कर दो, टोटल आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, ये 5 चार्जेस की वजह से, 5 चार्जेस की वजह से और प्लस ये सिंगल चार्जेस 6 चार्जेस होगा, उनको ऐड कर देंगे, टोटल मिल जाएगी। अब टोटल हमें पता है 0 है, तो टोटल 0 पता है, तो वो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। टू अंडरस्टैंड। और ऐसे आप निकालते तो कभी नहीं निकाल सकते थे, इतना बड़ा हो जाता। सिमिट्री थी नहीं, लामीज थ्योरम यहां लगा नहीं सकते थे। सिमिट्री में ही लामीज थ्योरम लगाओगे, उसमें लगा नहीं सकते थे। 5 चार्जेस की वजह से निकाल के ऐड करना नॉट इजी टास्क। तो यहां पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम से बात समझ में आई। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि पेंटागन हो, सॉरी हेक्सागन हो। पेंटागन होगा तो भी चलेगा, उसमें भी एक चार्ज मिसिंग होगा, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने किया? नहीं आया नहीं समझ आया, तो क्या उस क्वेश्चन को करवाना चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, पहले तो कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। कल वाला क्वेश्चन क्या है कि हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, कॉन्टिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ n, तो इसका लेंथ n था और इसके इस एंड से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट था, a डिस्टेंस पर था और इस पर +2 कूलम का चार्ज था, है ना। हमने कहा था इस +2 कूलम के चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए हमने कूलम्स लॉ का यूज किया था। बट कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज मींस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में चार्ज का डायमेंशन बहुत छोटा हो, देन वी कंसीडर पॉइंट चार्ज। तो हमने क्या किया था बेटा, यहां से x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा सा सेगमेंट ले लिया था dx का। We consider this length segment as a point charge because dx is very much less than x, ठीक है ना। तो अभी बेटा how much charge on this segment, ds segment? Total q charge is distributed over length l, so therefore charge per unit length is q by l, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, q by l पर यूनिट लेंथ क्या होगा, q by l। Understand? Then how much charge on this segment? This segment has length dx, per unit length is q by l. Total charge on this segment dq. dq because it is a very small charge. When quantity is very small, then we named as dq, ठीक है ना। जब भी d लगा होगा, it means we consider very small amount of quantity, ठीक है ना। तो dq कितना हो जाएगा, q by l, it is charge per unit length into dl।
dx dx। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज और +2 कूलम के बीच हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, सो देयरफॉर फोर्स इज रिपल्सिव, और ये क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स भी तो बहुत छोटा होगा, df सब कुछ छोटा है तो फोर्स भी छोटा। अब जितने भी इस तरह के dx 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 छोटे छोटे सेगमेंट होंगे जिनको हम पहुंचे, उन सभी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल f जो होगा, पहले तो df निकाल लेते हैं। df हाउ मच, df 1/4 हाँ dq into 2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अभी बेटा टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स हम लोग इस df को ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे df होंगे, सारे df की डायरेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पर df होगा, सबका एक ही डायरेक्शन होगा। जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो अभी कहां से कहां तक ऐड करना पड़ेगा, x की स्टार्टिंग यहां से होगी, ये इनिशियल है, कितना है a, और यहां पर कितना पहुंचेगा, x is equal to a plus l। a is this, a is this and l is this, टोटल लेंथ। तो यहां पर हम लोग करेंगे x is equal to a से x is equal to a plus l। अंडरस्टैंड, df का वैल्यू पुट कर दें, तो df का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq, हाउ मच dq, q by l dx into 2 by x स्क्वायर। अंडरस्टैंड, सारे कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। लिमिट हमें पता है, x is equal to a से x is equal to a plus l, सारे कांस्टेंट बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, ओनली dx by x स्क्वायर, इट इज a to a plus l। अंडरस्टैंड, क्यू भी बाहर आएगा, इतना क्यों परेशान होते हो, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी बेटा इंटीग्रेशन में हमें ये पता है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1। ये फॉर्मूला तो पता है ना। अब हम लोग यहाँ पर इसे ऊपर कर लेंगे, x की पावर -2, नीचे है, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q by l x की पावर -2 dx, फॉर्मूला लगा। तो यहां पर पावर में ये ऐड हो जाएगा, क्यों भाई, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, बोलो, x की पावर -2 plus 1 -2 plus 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 मतलब -1/x। ठीक है, -1 है, उसे नीचे कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q by l, और ये आ जाएगा -1/x। लिमिट रख दो a प्लस है, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, क्यों भाई, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। सर ये x हाँ, पावर -1 अपॉन -1 आ गया। सर आपने -2 1 प्लस कैसे कर दिया, बेटा ये फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और है ना, तो यहाँ पावर -2 थी, -2 plus 1 -2 plus 1, तो ये -1 आ गया। अब ये माइनस आ गया, और x की पावर -1 को 1/x लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे पहले लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q by l, और यहाँ पर -1/a plus l, और माइनस प्लस 1/a, बस यही आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा था, आपको आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, ओके। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। Electric lines of force. Electric lines of force. Lines of force. इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन थ्योरी है, करवा देते हैं। करवा दें। सर पहले हम लोग उसमें a माइनस एल बाई 2 रखेंगे, फिर a प्लस एल बाई 2। यस, स्टार्टिंग लिमिट नीचे रखते हैं और फाइनल लिमिट ऊपर रखते हैं। ठीक है, नहीं ये क्या फाइनल वैल्यू रख रहे हैं? फाइनल वैल्यू में पहले लिमिट रखो, स्टार्टिंग लिमिट नीचे रखते हैं, नीचे लिखो a माइनस एल, ऊपर a प्लस एल बाई 2, और जब पुट करते हैं वैल्यू तो ऊपर वाली पहले पुट करते हैं, माइनस नीचे वाली। ठीक है, और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, घर पे करना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इट इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो हमारे चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, कितनी है, ज्यादा है, कम है, उसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, नॉट रियल लाइंस। ठीक है ना, ये क्या है? हाइपोथेटिकल लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is pictorial representation of electric field. Of electric field. ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इट इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। हाइपोथेटिकल में एजुकेशन, हाँ, दीज आर हाइपोथेटिकल। अभी बता लाइंस। देखिए हाइपोथेटिकल लाइंस क्या होता है, किसी भी चीज को फील कराने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे आप कभी भी पहले जब ड्राइंग करते होंगे तो जहां पर वाटर रिवर होती होगी तो वहां पर आप इस तरह से करते होंगे, तो क्या वाटर ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो फीलिंग है कि ये वाटर रिवर एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, तो यही है कि भाई ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज को ढक दे और आपसे पूछे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहोगे सर देख ही नहीं है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के
का जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसमें लिखा था फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ वही मतलब पाथ तो फोर्स, जहां पे फोर्स लगेगा उसी रास्ते पे तो जाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, इट इज पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको इस प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज पर की इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप क्या करो, +1 कूलम्ब का चार्ज रख के देखो कि वो किधर मूव कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करे बस उसे ड्रॉ कर दो और वही आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। जैसे यहाँ +1 कूलम्ब का चार्ज रखोगे तो वो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस, यहाँ रखोगे इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे इधर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होंगे, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। कहीं भी रखोगे वो इससे दूर भागेगा। जहां भी आपको लाइंस ड्रॉ कर दी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ले लो, जिधर मूव करेगा वो। अब देखिए यहां पर जो लाइंस की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपसे कोई पूछे, यहां पर गिवन एरिया में 3 लाइंस है और यहां पर गिवन एरिया में 1 लाइन है, तो इस ए और बी पॉइंट में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए पर, क्योंकि यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी, लाइन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर यहां पर हम -q कूलम्ब का चार्ज रख दें, -q कूलम्ब का चार्ज, तो उससे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इनवर्ट आएगी, अंदर की ओर घसीटेगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। बस मेन चीज फील करना है आपको। अगर फिजिक्स सीखनी है तो उसको आपको थिंक करना होगा, इमेजिन करना होगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज घसीट रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा, इनवर्ड, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हम r सेपरेशन पर रखते हैं, +q और -q, r सेपरेशन पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी। आप +1 कूलम्ब के चार्ज के पाथ को आप ड्रॉ करो, तो यहां रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये घसीटेगा, ऐसे यहां रखेंगे ये रिपेल करेगा, यहां रखेंगे, क्यों भाई, यहां रखेंगे इस तरह से, दोनों पॉजिटिव होंगे, यहां रखेंगे इधर, अभी बता देंगे, यहां रखेंगे घसीट लेगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, +q +q, तो ये क्या होगा, यहां रखेंगे तो ये धक्का देगा, ऐसे जाएंगे, नेगेटिव हो गया, आप ही बता देते हैं। ये कभी भी बाइसेक्टर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने नहीं देगा, ठीक है। ये इससे रिपेल कर रहा है, अभी यहां पर इसका रिपल्सन ज्यादा है, इसका कम है, तो इसकी ओर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही बाइसेक्टर में दोनों का रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, इधर नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो मैंने बता दिया, दोनों नेगेटिव होंगे तो हाँ, लेकिन ये एरो अपोजिट हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है।
Properties of electric lines of force. Of electric lines of force. Lines of force. First property, electric lines of force is path of unit positive charge. Electric lines of force is path of unit positive charge. Positive test charge. ठीक है. सेकेंड, density of electric lines of force is directly proportional to electric field strength. Density of lines directly proportional to electric field. ठीक है. ई जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस फॉर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. यूनिडायरेक्शनल. हाँ, they are not cut to each other. Cut to each other. Because at the point of intersection there are two directions for motion of positive charge. क्योंकि है क्या, जहां पर भाई ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन का पाथ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, और अगर ये कट करेंगी तो यहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी. ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है? ये कोई रैंडम प्रोसेस थोड़ा है, इट इज फिक्स प्रोसेस. ठीक है ना. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two possible directions for motion of positive charge. ठीक है. नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है. क्यों भाई? ठीक है. पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है. ठीक है. दे प्रोड्यूस from positive charge and at negative charge. और ये कभी क्लोज लूप नहीं हो सकती है. They never form closed loop. Why? बोलो भाई. They never form closed loop. क्लोज. देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस में यही डिफरेंस है. मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है
इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलना, नेगेटिव में जाना, और जब पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं।